नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम धामी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज झांसी लखनऊ में जनसभाएं करेंगे। इसके बाद बहराइच कल्याणपुर में जनसभा करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं सीएम धामी से जुड़ी हुई, जहां उत्तर प्रदेश के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। झांसी लखनऊ में जनसभा करेंगे और इसके बाद बहराइच और कल्याणपुर में भी जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री। तो पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोट मांगने का काम कर रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और आज बहराइच और कल्याणपुर में वो जनसभा करेंगे, पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं, जहां पर वो तमाम प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं कर रहे हैं लगातार और प्रचार प्रसार करके वोट मांग रहे हैं। बहराइच कल्याणपुर में भी जनसभा करेंगे। तो पहले झांसी और लखनऊ में जनसभा करेंगे और इसके बाद बहराइच और कल्याणपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनसभा करेंगे और पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में वोट मांगेंगे। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं। सीएम चुनावी जनसभा के दौरान विपक्षी पार्टी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, चाहे समाजवादी पार्टी के शहजादे हो या कांग्रेस के शहजादे, दोनों के समय शासनकाल में जनविरोधी काम सरकार ने किया। सीएम धामी ने कहा कि ये दोनों आरक्षण के विरोधी। आपने देखा होगा उस जनसंख्या के आकलन में जो देश की बहुसंख्यक आबादी है, हिंदू आबादी, वो लगातार घटती चली गई। 1950 से लेकर अब तक की जो आई है, भाइयों बहनों, इसके पीछे आप सबके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि ये आबादी हिंदुओं की क्यों घटती जा रही है। मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, आपके मन में ही प्रश्न आ रहा है। इस प्रश्न का जवाब हम सब लोग मिलकर खोजेंगे तो इसका जवाब अवश्य मिलेगा कि देश की आजादी के बाद देश के अंदर 60 वर्षों तक, सबसे अधिक वर्षों तक किस पार्टी का शासन रहा? हमारे मुंह से निकलेगा कांग्रेस पार्टी का शासन रहा। उसमें से भी 55 वर्षों तक एक ही परिवार का शासन रहा और लगातार हिंदू घटते चले गए। भाइयों बहनों, लगातार घटते जा रहे हैं। आखिर क्या कारण है? खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक तिलक राज बेहड का एक पत्र वायरल होने से प्रदेश की सियासत गर्म हो चुकी है। कांग्रेस विधायक ने दुखी मन से सीएम धामी को पत्र लिखकर कहा है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। उनके मानसिक संतुलन की अच्छे से अस्पताल में उच्च स्तरीय इलाज कराया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बताते रहे। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 23 लाख के पार पहुंच चुका है और केदारनाथ के लिए 8 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो गए हैं। बद्रीनाथ के लिए 7 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी 7 लाख का आंकड़ा भी पार हो चुका है। तो यमुनोत्री के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पार हो चुका है। तो जिस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, बद्रीनाथ के लिए 7 लाख के पार का आंकड़ा, यमुनोत्री के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, यानी लगातार यह आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हम चारधाम यात्रा से जुड़ी हुई, जहां पर चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिलता है।
तो इस खबर पर हमारे साथ अजयेंद्र अजय बीकेटीसी अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजयेंद्र जी, यात्रा को लेकर, चारधाम यात्रा को लेकर जिस तरीके से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि श्रद्धालु कितने उत्सुक और कितने एक तरीके से भगवान के दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। जी, स्वाभाविक रूप से विगत 2 वर्षों में आप देखेंगे तो प्रतिवर्ष निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं और इस वर्ष भी जैसे हमें पूर्व में भी सूचना थी, अनुमान था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में आएंगे और अभी तक जो पर्यटन विभाग द्वारा जो पंजीकरण की ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई गई है उसमें भी रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। कल केदारनाथ धाम के कपाट खुले हैं तो वहां पर भी अब तक रिकॉर्ड संख्या में एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है कि कपाट खुलने के दिन ही 30,000 के लगभग श्रद्धालु ने वहां पर दर्शन किए। तो स्वाभाविक रूप से ये जो केंद्र सरकार द्वारा जो यात्रा सुविधाओं को लेकर के, यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर जो प्रयास किए गए हैं, प्रदेश सरकार द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, उनका ये प्रतिफल है कि श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और हमारे धामों के प्रति उत्साह दिखा रहे हैं। जी जी, अजय जी, जिस तरीके से श्रद्धालु एक तरीके से कह लीजिए रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे हमने देखा कि यमुनोत्री के लिए 3 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, गंगोत्री धाम के लिए 4 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, तो क्या आने वाले समय में जैसे जैसे ये चारधाम यात्रा आगे बढ़ेगी, दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, क्या ये आंकड़े में और बढ़ोतरी होते हुए हम देख सकते हैं? निश्चित रूप से आप ये देखिए कि जैसे केदारनाथ धाम की ही मैं केवल उदाहरण के रूप में आप कह रहा हूँ कि 18,000 लोगों ने पंजीकरण किया था जो मोटे तौर पे, और जो वहां पर श्रद्धालु पहुंचे कल, वहां पर 30,000 के लगभग श्रद्धालु पहुंचे। तो ऐसे ही अन्य धामों में भी स्थिति रही है और बद्रीपुरी में भी कल बद्रीनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। तो यहाँ पर अभी मैं अभी बद्रीनाथ जी में पहुंचा हूँ तो यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो तीर्थयात्री हैं वो उनका आने का क्रम जारी है। तो शाम तक और कल सुबह जब कपाट खुलेंगे तो उम्मीद है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में बद्रीपुरी में भी तीर्थयात्री पहुंचेंगे। जी, अजय जी, आप बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं, जाहिर सी बात है कि आपके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारी है। तो जो श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, लगातार जो रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो श्रद्धालु आएंगे भी और आ भी रहे हैं लगातार। आप ही बता रहे हैं कि कल 30,000 का आंकड़ा श्रद्धालुओं ने पार किया, तो क्या उनके लिए वो व्यवस्थाएं की गई हैं जो श्रद्धालु के आने के बाद किसी प्रकार की उनको समस्या ना हो, ये चीज भी सुनिश्चित किया गया? निश्चित रूप से मैंने जैसे कहा कि विगत 2 वर्षों में लगातार हमारी यात्रा में वृद्धि होती रही है और इस वर्ष भी हमें पूर्व से ही अनुमान था कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। तो प्रदेश सरकार और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूर्व से ही अपनी जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर है अपनी कार्य योजना तैयार कर दी थी। उस कार्य योजना के अनुरूप हम लोगों ने काम करना शुरू किया और जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि वो केदारनाथ धाम में जो आप जानते हैं कि हमारे जो धाम है ये उच्च हिमालयी क्षेत्र में अवस्थित है। यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां बहुत विकट रहती है, जलवायु प्रतिपल बदलता रहता है जी। लेकिन उसके बावजूद हमारा प्रयास रहता है कि जो श्रद्धालु तीर्थयात्री हमारे धामों में पहुंचे उनकी यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं यात्रा व्यवस्थाओं की। उनके द्वारा शासन स्तर पर लगातार जो यात्रा से संबंधित जो विभाग है, एजेंसियां हैं, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की समीक्षा बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी खुद केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर वहां पर उपस्थित रहे। उन्होंने वहां की तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया, तीर्थयात्रियों से बातचीत की। तो इस प्रकार से जो एक समन्वित और संयुक्त प्रयास चल रहा है और प्रदेश स्तर पे माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पे, तो उससे सारी हमारी जो व्यवस्थाएं हैं हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं कि किसी प्रकार की कठिनाई श्रद्धालुओं को न हो। जी, अजयेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि देहरादून से यह खबर है जहां पर जंगलों की आग से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आपको बता दें। वनाग्नि नियंत्रण बैठक का आयोजन किया गया है। वन मंत्री ने बैठक में निर्देश दिए हैं, यहां पर जंगलों की आग के चलते एक्शन प्लान बनाया जाएगा
और 5 साल के लिए ये एक्शन प्लान बनाया जाएगा और रेंजरों की प्रभारी प्रथा खत्म कर दी जाएगी। फॉरेस्ट रेंजरों से 2-3 प्रभारी या प्रभार हटाए जाएंगे। तो प्रभार फॉरेस्ट रेंजर से हटाए जाएंगे और रेंजरों की प्रभारी प्रथा को खत्म किया जाएगा। तो 5 साल के लिए एक्शन प्लान बनाया जा रहा है और इसके लिए वन मंत्री ने बैठक की और इस बैठक में निर्देश दिए। तो वनाग्नि की घटनाएं लगातार जिस तरीके से बढ़ रही थी उसको लेकर वन मंत्री ने बैठक बुलाई और उसमें निर्देश दिए कि जंगलों की आग के चलते। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय, जिस तरीके से वन मंत्री ने बैठक की और उस बैठक में निर्देश दे रहे हैं और दिया है उन्होंने कि जंगलों की आग के चलते एक्शन प्लान बनाया जा रहा है। 5 साल का ये एक्शन प्लान है। ये एक्शन प्लान कितना कारगर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है? देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से पिछले दिनों प्रदेश में वनाग्नि की घटनाएं सामने आई थी और उस वनाग्नि के चलते ये कह सकते हैं कि सरकार की मुश्किलें काफी बढ़ी थी, वन विभाग की मुश्किलें काफी ज्यादा यहाँ चुनौती भरी हो गई थी। तो उन सब चीजों से ये कह सकते हैं कि अब थोड़ी बहुत राहत यहाँ पर मिलने लगी है। जो एक्शन प्लान तैयार किया गया था मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद, उस एक्शन प्लान पर जिस प्रकार से विभाग ने काम किया, सेना या एनडीआरएफ ने जिस प्रकार से उसको आगे बढ़ाने का काम किया, तो उसके चलते कह सकते हैं कि प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं पर एक विराम सा यहाँ पर लग गया। और अब वन मंत्री ने कह सकता है कि अपने दूसरे राज्यों के प्रवास कार्यक्रमों से लौटने के बाद जैसे ही वो देहरादून पहुंचे, उन्होंने एक इमरजेंसी बैठक यहाँ पर आहूत किया और अगले 5 साल के लिए एक्शन प्लान बनाने की बात उनकी तरफ से यहाँ पर कही गई है। विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है कि अगले 5 साल के लिए एक एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया जाए ताकि वनाग्नि की घटनाएं इस प्रकार से विकराल रूप धारण न करे, जान और माल का नुकसान प्रदेश को न हो, जो कीमती जो वन संपदाएं उनको बचाया जा सके। उसके लिए जरूरी है कि एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया जा सके। जो वन विभाग के लिए सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण था कि जो 1000 मीटर से ऊंचाई वाले अधिक स्थानों पर जो जंगलों में जो फायर लाइन बनाई जाती थी, जिस पर पिछले दिनों रोक लगाई गई थी, उसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निरस्त यहाँ पर कर दिया गया। तो ये समझा जा सकता है कि बड़ी राहत की बात वन विभाग के लिए इस समय मिली है और यही वजह है कि एक्शन प्लान तैयार करने के लिए यहाँ पर कहा गया है ताकि किसी भी प्रकार से राज्य में वनाग्नि की घटनाएं विकराल रूप न धारण करे और कोई बड़ा नुकसान विभाग को या राज्य सरकार को यहाँ पर उठाना ना पड़े। अब सवाल ये है कि ये जो वन है, ये जो पेड़ पौधे हैं, ये उत्तराखंड के आभूषण कहे जाते हैं कि ये उत्तराखंड के गहने हैं। तो सवाल ये है कि हर साल 2000 हेक्टेयर के लगभग जंगल आग के हवाले हो जाते हैं वनाग्नि की घटनाओं की वजह से और उससे रिहायशी इलाकों और वन्य जीवों को भी परेशानी होती है। तो ये जो वन मंत्री बैठक कर रहे हैं, ये बैठक समय से पहले क्यों नहीं की जाती है? और सवाल ये कि क्या ये बैठक की जाती है लेकिन उसका जो इंप्लीमेंटेशन है वो ग्राउंड पर एग्जीक्यूट होता हुआ नहीं दिखाई देता? ऐसा कुछ भी है? बिल्कुल, इसे इस रूप में समझ सकते हैं कि पहले जो तैयारियां होती थी वो हर साल के लिए यहाँ पर होती थी। यानी इस साल जब वनाग्नि का फायर सीजन जब शुरू होता था और वनाग्नि की घटनाएं सामने आने लगती थी तो फिर एक्शन प्लान तैयार किया जाता और वो सिर्फ उसी साल के लिए यहाँ पर होता था। यदि जिससे देर फायर सीजन चलेगा उतने ही घटनाओं के लिए एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार किया जाता था। लेकिन अब ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नुकसान इस बार देखने को मिला है, जो वनाग्नि की घटना यहाँ पर हुई है, 1,500 से ज्यादा हेक्टेयर जो जंगल जो प्रभावित यहाँ पर हुआ वनाग्नि के चलते, 5 लोगों की मृत्यु इस पूरी वनाग्नि की घटनाओं में अब तक यहाँ इस सीजन में हुई है, उसको देखते हुए एक्शन प्लान यहाँ पर तैयार करने के लिए कहा गया ताकि निकट भविष्य में उत्तराखंड को किसी भी प्रकार से जान और माल का नुकसान न उठाना पड़े, कोई बड़ा नुकसान राज्य को ना हो और खासतौर पर जो आम जनता के मन में जो वनाग्नि की घटनाओं को लेकर जो दहशत बन जाती है, क्योंकि इस बार वनाग्नि की घटनाएं जंगलों के जनने के बाद सीधे तौर पर कह सकते हैं रिहायशी क्षेत्रों तक बढ़ने लगी थी, जो आम जनता के लिए परेशानी का सबब यहाँ पर बन रहा था। उन सब चीजों को लेकर ये सब चीजें यहाँ पर निर्देशित किया गया ताकि एक एक्शन प्लान यहाँ पर बनाया जा सके, उसको सही समय पर धरातल पर उतारा जा सके और अगले 5 सालों के लिए ऐसी ठोस नीतियां यहाँ पर बनाई जा सके ताकि किसी भी प्रकार से जंगलों की जो आग है वो रिहायशी क्षेत्रों तक ना पहुंचे और विभाग और सरकार दोनों को किसी प्रकार का नुकसान ना हो। अभय 5 साल का एक्शन प्लान तो वन मंत्री ने बैठक करके और उसमें निर्देश भी दिए हैं और हो भी रहा है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार बैठकें करते रहे, चाहे वो कहीं भी रहे हो, लेकिन वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं, ऑनलाइन के जरिए वो लोगों से जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, समीक्षा बैठक भी हो रही है। लेकिन आंकड़े जो है वो तो ये दर्शा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उत्तराखंड प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि 1300 से ज्यादा जो एकड़ जो जंगल है वो जलकर अब तक खाक हो चुके हैं। अगर बारिश ना हुई होती तो ये आंकड़ा और भी बढ़ता हुआ हमें दिखाई देता। इसका मतलब ये कि जो वनकर्मी है वो कहीं ना कहीं
ये चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे वन मंत्री हो, उनके जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि जब वनाग्नि की घटनाएं होती हैं तो सरकार पूरी तरीके से बेसुध दिखाई देती है और पूरी तरह से लापरवाही खुलकर सामने आ जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिन अधिकारियों कर्मचारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ अब कार्रवाई की बात यहाँ पर की गई है। 10 ऐसे कर्मचारियों को सस्पेंड करने का काम भी विभाग की तरफ से किया गया। 3 वन धाराओं को अटैच करने का काम यहाँ पर कर दिया गया। कुछ के खिलाफ यहाँ पर कारण बताओ नोटिस यहाँ पर जारी है। तो सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि लापरवाही बरतने वालों पर अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया गया है। लेकिन ये सब चीजें तब हुई है जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं मोर्चा यहाँ पर संभाला। उनकी तरफ से रोजाना यहाँ पर मीटिंगें की जा रही थी, रोजाना समीक्षा बैठकें की जा रही थी, दिशा निर्देश दिए जा रहे थे और शासन के अधिकारियों को साफ तौर पर कहा गया था कि वन विभाग के साथ साथ बेहतर समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करें ताकि किसी भी प्रकार से जो वनाग्नि की दुर्घटनाएं वो विकराल रूप न धारण करे। लेकिन जो वन विभाग के कर्मचारियों या अधिकारियों की जो लापरवाही है वो इस रूप में समझी जा सकती है कि जो उनके तरफ से जो ठोस प्लान बनाया जाता है वनाग्नि से निपटने के लिए, फायर सीजन के लिए, वो सिर्फ कागजों पर ही बनाया गया था। उसे धरातल पर उतारने का प्रयास सही समय पर नहीं किया गया था। यही वो सबसे बड़ी कमी है जिसके चलते उत्तराखंड राज्यों को इतना बड़ा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ा है। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये घटनाओं की पुनरावृत्ति यहाँ पर ना हो, इस तरीके की लापरवाहियां देखने को ना मिले, इसलिए पहले से ही एक्शन प्लान बनाने के लिए कहा गया। तो ये समझा जा सकता है कि वन मंत्री के निर्देश के बाद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद सीधे तौर पर वन विभाग की जो कुंभकर्णी जो निंदा थी वो यहाँ पर टूटी है और उनकी तरफ से अब एक्शन प्लान बनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो सके। जी अभय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता दे रहे, खबर देहरादून से है और प्रदेश में आज से बारिश के आसार बन चुके हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो ये प्रदेश में आज से बारिश के आसार बन गए। मौसम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ओलावृष्टि और बिजली का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार मौसम विभाग ने बताए। 13 मई तक बर्फबारी की भी संभावना है, यानी कि अब बारिश और बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। तो ये बड़ी खबर हम आपको मौसम विभाग से जुड़ी हुई बता रहे हैं। प्रदेश में आज से बारिश के आसार बन रहे हैं और ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली भी, और 13 मई तक बर्फबारी की भी आसार। तो अगली खबर मसूरी से है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिसको लेकर महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर के सभागार में विधानसभा प्रभारी रतन सिंह चौहान के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। आगामी नगर पालिका परिषद के चुनाव के विभिन्न पदों के दावेदारों के साथ विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने एकजुट होकर आगामी नगर निकाय चुनाव के लिए काम करने का आह्वान किया। मसूरी मंडल की यहाँ पर नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं उनके अध्यक्षता में ये मीटिंग की गई है और निश्चित ही जो आगामी निकाय चुनाव होने हैं उसके संदर्भ में यहाँ पर पार्टी की बैठक बुलाई गई है और जो वार्डों से दावेदार हैं उनके नाम मांगे गए हैं। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता हैं उनके सुझाव भी यहाँ पे सुझाव लिए गए हैं ताकि जो है यदि कहीं पर किसी का कोई सुझाव है जो पार्टी हित में है तो निश्चित ही उसको जो है मंडल जो है अपना जो है संज्ञान लेगा और जो भी दावेदारी यहाँ पे पेश करेगा उसको जो है जिला अध्यक्ष के माध्यम से जो है प्रदेश को भेजा जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी महानगर की ओर से, चूंकि मैं पिछले लगभग 1.5 वर्ष से इस मसूरी मंडल का प्रभारी हूँ, तो उस नाते से हर मंडल में आज इस समय हमारी बैठकें चल रही हैं पिछले 2 दिन से। उसी के निमित्त आज मसूरी मंडल की इस बैठक में मैं यहाँ पहुंचा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है नगर पालिका के चुनाव को लेकर। जिस प्रकार का कार्यकर्ताओं में मैं उत्साह देख रहा हूँ वो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी काफी समय से यहाँ मसूरी में जीत नहीं पा रही थी, कार्यकर्ताओं के ऊर्जा से और कार्यकर्ताओं के विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि इस बार 100% भारतीय जनता पार्टी का यहाँ बोर्ड बनने जा रहा है। तो वनाग्नि की घटनाओं पर विराम लगाने के लिए सरकार के निर्देश पर विभाग ने सख्त कदम उठा लिए हैं। विभाग के द्वारा उठाए गए कदम पर अब सत्ताधारी दल के विधायक ही सवाल उठाने लगे।
इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी संवाददाता अभय कैंतो। वनाग्नि की बढ़ती घटनाओं पर राज्य सरकार लगातार प्रयासरत यहाँ पर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोर्चा संभाला है और वन विभाग के अधिकारी भी अब मोर्चे पर डटे हुए हैं। ये समझा जा सकता है कि जिन कर्मचारियों और अधिकारियों की तरफ से लापरवाही बरती गई है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का काम भी यहाँ पर किया गया है। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। विपक्षी दल भी सवाल खड़े कर रहे हैं और सत्ता पार्टी के जो विधायक हैं उनकी तरफ से भी छोटे कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को अनुचित ठहराने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन राज्य सरकार की जो प्राथमिकता है या वन विभाग की जो प्राथमिकता है वो जंगलों की आग पर नियंत्रण पाने की है। और कोशिश यही है कि जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश यहाँ पर दिए तब से वनाग्नि की जो घटनाएं अब तक हुई है उनमें कमी यहाँ पर रोजाना निरंतर देखने को मिल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये जंगलों की जो आग है वो पूरी तरह से नियंत्रण में होगी और लगातार अधिकारी कर्मचारी फील्ड में इसी तरीके से काम वहां पर करेंगे ताकि किसी भी प्रकार से जान और माल का नुकसान ना हो और वन संपदा को जंगलों से बचाया जा सके। कोशिश सरकार की यही है और ये भी कहा जा सकता है कि उत्तराखंड राज्य लगातार इस दिशा में प्रयास भी कर रहा है। कैमरामैन अखिल के साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वनाग्नि की तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।